हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभय कुमार क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 11 विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति के भाग 1 को पार्ट 1 को डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसके टॉपिक्स हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण एवं इस समीकरण की सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या करना। ये सभी टॉपिक्स क्लास 12 के विभिन्न बोर्ड्स, देश भर के विभिन्न स्टेट बोर्ड्स के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा सीबीएसई बोर्ड में भी पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में भी एवं लॉन्ग क्वेश्चंस के रूप में भी। लघु उत्तरीय प्रश्न एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा इनसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, जिसे अंग्रेजी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? जब प्रकाश और प्रकाश में भी पराबैंगनी किरणें या दृश्य प्रकाश, विजुअल लाइट, 7 रंग की प्रकाश किरणें, बैगनी से लेकर लाल तक दृश्य प्रकाश कहा जाता है। और पराबैंगनी किरणें जिनकी तरंग लंबाई, बैगनी रंग की तरंग लंबाई 4000 एंगस्ट्रम से कम होती है, वे पराबैंगनी किरणें कहलाती हैं। तो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का या प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन निकलना तभी संभव हो पाता है जब उस धातु के पृष्ठ पर, और धातु कैसा होना चाहिए, प्रकाश के प्रति संवेदी होना चाहिए, प्रकाश के प्रति संवेदनशील, सेंसिटिव होना चाहिए। और प्रकाश कैसा होना चाहिए? सभी प्रकाश से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं है। केवल पराबैंगनी किरणें एवं दृश्य प्रकाश ही इसे धातु के पृष्ठ से, और वह पृष्ठ होना चाहिए प्रकाश संवेदी, प्रकाश के प्रति संवेदनशील। जैसे कि अल्कली मेटल्स, जो क्षारीय धातुएं किसे कहा जाता है? आवर्त सारणी के ग्रुप 1A के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, सीजियम है, तो ये सभी इत्यादि, ये सभी धातुएं, इन सभी धातुओं के पृष्ठों से पर जब प्रकाश आपतित होगा, उच्च आवृत्ति का प्रकाश, एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति होनी चाहिए प्रकाश की, जिसको देहली आवृत्ति कहा जाता है, और उस आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश धातु के सतह पर, पृष्ठ पर आपतित होना चाहिए, और तब जाकर के उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का या प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव होगा, और इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। अर्थात किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश के द्वारा इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। इस डिफिनेशन को आप लोग नोट कर लें। प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, किसी धातु के पृष्ठ से, किसी धातु, और धातु प्रकाश के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, प्रकाश संवेदी धातु होना चाहिए। किसी धातु के पृष्ठ, सतह से, पृष्ठ का मतलब सरफेस, सतह से उच्च आवृत्ति का प्रकाश होना चाहिए, उच्च आवृत्ति का। और प्रकाश में, जैसा मैंने बतलाया, पराबैंगनी किरणें या दृश्य प्रकाशी के द्वारा ही धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव है, से उच्च आवृत्ति। और उच्च आवृत्ति होनी चाहिए, एक न्यूनतम आवृत्ति होती है प्रकाश की, जिससे अधिक आवृत्ति पर ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, और उस आवृत्ति को, उस न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहा जाता है, जिसका संकेत ν0 या n0 और स्मॉल n0 या ν0 होता है। तो उस देहली आवृत्ति से अधिक उच्च आवृत्ति का प्रकाश होना चाहिए, इसलिए मैंने लिखा उच्च आवृत्ति का, किसी धातु के पृष्ठ से उच्च आवृत्ति के प्रकाश, उच्च आवृत्ति का प्रकाश द्वारा, उच्च आवृत्ति का प्रकाश
अगर प्रकाश को धातु के पृष्ठ पर डाला जाए, आपतित कराया जाए, तो किसी धातु के पृष्ठ से उच्च आवृत्ति का प्रकाश के द्वारा उस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, उस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, जिस पृष्ठ पर आपतित हो रहा है धातु के जिस पृष्ठ पर प्रकाश, तो किसी धातु के पृष्ठ से उच्च आवृत्ति का प्रकाश के द्वारा उस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना, उस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। उत्सर्जन की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा पृष्ठ से उत्सर्जित, धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा हुई। यह फिर से मैं रिपीट करता हूँ, किसी धातु के पृष्ठ से उच्च आवृत्ति का प्रकाश, मतलब देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश, एक न्यूनतम आवृत्ति, एक निश्चित आवृत्ति है देहली आवृत्ति, न्यूनतम आवृत्ति, उससे अधिक आवृत्ति का ही प्रकाश उस पर आपतित होना चाहिए। और यह देहली आवृत्ति हर अलग अलग धातुओं के लिए, अलग अलग धातुओं के पृष्ठों के लिए, अलग अलग धातुओं के लिए देहली आवृत्ति, प्रकाश की जो न्यूनतम आवृत्ति होगी उसका मान अलग अलग होगा। तो किसी धातु के पृष्ठ से उच्च आवृत्ति का प्रकाश के द्वारा उस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यह प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा हुई। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज सबसे पहले वैज्ञानिक हर्ज ने किया था 1887 ईस्वी में। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की डिस्कवरी हर्ज के द्वारा की गई 1887 ईस्वी में। अब इसके बाद प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों को शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसे भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, इसके मुख्य रूप से 4 नियम है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के 4 नियम हैं। फर्स्ट लॉ है, पहला नियम, किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान एक निश्चित आवृत्ति, एक न्यूनतम आवृत्ति का मान देहली आवृत्ति, जिसे न्यू जीरो संकेत से सूचित किया जाता है, उससे अधिक होना चाहिए। और उस देहली आवृत्ति का मान, जिसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा अंग्रेजी में, उसका मान विभिन्न धातुओं के लिए अलग अलग होता है। तो पहला नियम हुआ, किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति, जिसका संकेत अगर न्यू से अगर सूचित किया जाए, तो उसका मान देहली आवृत्ति, एक निश्चित आवृत्ति, एक न्यूनतम आवृत्ति के मान से अधिक होना चाहिए। तभी धातु के सतह से, उस धातु के सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो पाएगा, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उस धातु के सतह से निकल पाएंगे। जब उस पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू, एक निश्चित आवृत्ति जिसे देहली आवृत्ति कहा जाता है, न्यू जीरो, उस मान से अधिक मान का प्रकाश उस धातु के सतह पर आपतित होना चाहिए, तभी जाकर के धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। तो पहला नियम को आप लिखें, जैसे नंबर 1, किसी धातु के पृष्ठ से और जैसा कि बताया मैंने, धातु का पृष्ठ संवेदनशील, प्रकाश संवेदी होना चाहिए, प्रकाश के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। और प्रायः सभी धातुओं के सतहों से इलेक्ट्रॉन थोड़े ही निकल पाएगा, केवल अल्कली मेटल्स एवं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स,
केवल क्षारीय धातुओं एवं मृदा क्षारीय धातुओं जो आवर्त सारणी के ग्रुप 1A तथा ग्रुप 2A के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे ग्रुप 1A का एलिमेंट जैसा मैंने जिक्र किया, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, ये सभी हैं, रुबिडियम, ये सभी हैं। और ग्रुप 2 में जिंक है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। तो इन सभी धातुओं के पृष्ठों पर जब एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश, उच्च आवृत्ति का प्रकाश दहलीय आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित होगा, और प्रकाश में भी सभी प्रकाश द्वारा तो होगा नहीं, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, उसमें भी परावैंगनिक किरणों के द्वारा या दृश्य प्रकाश के द्वारा, प्रायः परावैंगनिक किरणों द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना, प्रकाश उत्सर्जन, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कराया जाता है, संभव हो पाता है। तो किसी धातु, फर्स्ट लॉ है, किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान न्यू, इसे न्यू संकेत से डिनोट करें अगर, तो किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू का मान एक निश्चित आवृत्ति, एक न्यूनतम आवृत्ति, दहलीय आवृत्ति, एक निश्चित आवृत्ति जो कि दहलीय आवृत्ति है, एक निश्चित आवृत्ति या दहलीय आवृत्ति, एक निश्चित आवृत्ति, और यह न्यूनतम आवृत्ति है, इससे अधिक ही होना चाहिए। एक निश्चित आवृत्ति, प्रकाश की एक निश्चित आवृत्ति है जो अलग अलग धातुओं के पृष्ठों के लिए, अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होती है। एक निश्चित आवृत्ति जिसे दहलीय आवृत्ति कहेंगे, दहलीय आवृत्ति, और इसका संकेत है न्यू जीरो, दहलीय आवृत्ति न्यू जीरो संकेत है इसका, से अधिक होना चाहिए, न्यू जीरो से अधिक होना चाहिए। यह फर्स्ट लॉ है, अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। पहला नियम हो गया ये पहला नियम हो गया प्रकाश विद्युत प्रभाव का, कि किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू का मान एक निश्चित आवृत्ति जो कि दहलीय आवृत्ति न्यू जीरो, जिसे न्यू जीरो संकेत से डिनोट किया जाता है, से अधिक होना चाहिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव का दूसरा नियम यह है कि किसी धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की महत्तम गतिज ऊर्जा हाफ mv मैक्स स्क्वायर उस धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होता है। इसका अर्थ हुआ कि यदि अधिक आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु के सतह पर पृष्ठ पर आपतित होगा तो उस धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, महत्तम गतिज ऊर्जा भी अधिक होगी। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव का दूसरा नियम, इसे आप नोट करें। धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होता है। इसके बाद प्रकाश विद्युत प्रभाव का तीसरा नियम है कि किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर, उत्सर्जन की दर का मतलब है, इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर का मतलब है कि धातु के पृष्ठ से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या से हम प्रकाश विद्युत धारा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो किसी धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की प्रति सेकंड संख्या, मतलब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर, आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। वह तीव्रता पर निर्भर करेगा, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर। आपतित प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी तो अधिक फोटोन अधिक संख्या में धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित होंगे। तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर, प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वह आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है,
वह निर्भर करती है आपतित प्रकाश की तीव्रता पर। तो ये तीसरा नियम है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इसे आप लोग नोट करें। किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। और अंत में चौथा नियम, फोर्थ लॉ, प्रकाश विद्युत प्रभाव का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फोर्थ लॉ, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ है और महत्वपूर्ण भी, जो यह बतलाता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना या किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तात्क्षणिक होती है। इसका अर्थ हुआ कि धातु के पृष्ठ पर जैसे ही प्रकाश आपतित हुआ, प्रकाश गिरा, ठीक उसी समय बिना कोई देरी किए प्रकाश इलेक्ट्रॉन धातु के सतह पृष्ठ से बाहर आ जाता है। अर्थात आपतित प्रकाश विकिरण, धातु के पृष्ठ पर गिरने वाला, आपतित होने वाला, तथा उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन के बीच कोई टाइम लैग नहीं होता है, कोई समय की पश्चता नहीं होती है, कोई समय की पश्चता नहीं होती है, कोई टाइम लैग नहीं होता है। इसका मतलब जैसे ही धातु के पृष्ठ पर, किसी धातु के पृष्ठ पर सुटेबल उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश, उच्च आवृत्ति का प्रकाश, दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित हुआ, जैसे ही आपतित हुआ उसी समय तत्काल इलेक्ट्रॉन धातु के सतह से बाहर आ जाते हैं। तो यह प्रकाश विद्युत प्रभाव का चौथा नियम है, फोर्थ लॉ है। अर्थात किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तात्क्षणिक होता है, उसी समय, तत्काल उसी समय जिस समय प्रकाश गिरा धातु के सतह पर, प्रकाश इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। तो इस प्रकार से प्रकाश विद्युत प्रभाव के ये मुख्य 4 नियमों को मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकाश विद्युत प्रभाव इस चैप्टर में का नियम है, जिसे आइंस्टीन का प्रकाश समीकरण है, जिसे आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहा जाता है। और अक्सर एग्जामिनेशन में, ये 12 बोर्ड एग्जामिनेशन में ये डिफरेंट बोर्ड्स, स्टेट बोर्ड्स या CBSE बोर्ड में भी, किसी भी बोर्ड में इसे पूछा जाता है। तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, और आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण के द्वारा भी हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के इन 4 नियमों की सफल व्याख्या कर सकते हैं। इसके बाद आप पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन अंग्रेजी में इसे कहा जाएगा। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक, एक बहुत ही महत्वपूर्ण समीकरण जिसे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आइंस्टीन ने 1905 ईस्वी में, 1905 में मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत को आधार मानकर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना का सफल व्याख्या किया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विकिरण बहुत से छोटे छोटे डिस्क्रीट बंडलों या वेव पैकेट्स का बना होता है। डिस्क्रीट मीन्स नॉट कंटिन्यूअस, जो कंटिन्यूअस नहीं हो, ब्रेक करके हो। तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश बहुत से बंडलों, छोटे छोटे बंडलों या वेव पैकेट से बना होता है, जिसे फोटोन कहा जाता है। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा h न्यू होती है, जहाँ h प्लांक की स्थिरांक है, प्लांक नियतांक है, तथा न्यू आपतित प्रकाश की विकिरण की आवृत्ति है। तो प्रकाश
जिन बंडलों से, छोटे छोटे बंडलों से बना होता है, वे बंडल डिस्क्रीट होते हैं। डिस्क्रीट का मतलब जो कंटिन्यूअस नहीं हो, असतत। जब कोई फोटोन जिसकी ऊर्जा एचन्यू होती है वह किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है, तो उस फोटोन की ऊर्जा एचन्यू का कुछ भाग, जो कि उस धातु के काज फलन के बराबर होता है, वह उस धातु के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में के लिए आवश्यक होता है, उसमें खर्च होता है काज फलन के बराबर। काज फलन किसी धातु की वह ऊर्जा है जो उस धातु के अंदर से इलेक्ट्रॉन को उसके सतह तक लाने के लिए आवश्यक होती है, उसे काज फलन कहा जाता है। तो जिस धातु के पृष्ठ पर प्रकाश आपतित हो, फोटोन आपतित होता है, एचन्यू ऊर्जा का फोटोन, तो उस फोटोन की ऊर्जा का कुछ भाग φ0 काज फलन के बराबर या W काज फलन के बराबर धातु के अंदर से इलेक्ट्रॉन को उसके सतह तक लाने में खर्च होता है। मतलब धातु को उसके सतह से, उसके पृष्ठ के थोड़ा अंदर से उसके सतह तक निकालने के लिए, सतह तक से उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम काज फलन कहते हैं। तो आपतित प्रकाश की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा एचन्यू में से काज फलन के बराबर, उस धातु का काज फलन के बराबर ऊर्जा φ0 या W इलेक्ट्रॉन को धातु के सतह से उत्सर्जित कराने में खर्च होगा, व्यय होती है, तथा ऊर्जा का शेष भाग उस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को, जो धातु के सतह से उत्सर्जित हो गया, निकल गया, उसको अधिकतम गति ऊर्जा प्रदान करता है। इस प्रकार फोटोन की ऊर्जा दो भाग में यूटिलाइज हो गया, दो ढंग से यूटिलाइज हो गया, दो चीज़ में व्यय हुआ। पहला तो धातु का काज फलन के बराबर ऊर्जा धातु के पृष्ठ से, अगर पृष्ठ के थोड़ा अंदर भी इलेक्ट्रॉन है तो उसे सतह तक लाकर उत्सर्जित कराएगा, तथा फोटोन की ऊर्जा का शेष भाग इलेक्ट्रॉन को, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को महत्तम गति ऊर्जा प्रदान करता है। तो इस ढंग से अगर यहाँ देखा जाए धातु का कोई, इसे डायग्राम से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस उत्सर्जन को। ये धातु है, धातु का सतह है, धातु के सतह के अंदर थोड़ा इलेक्ट्रॉन था। जब एचन्यू फोटोन, आवृत्ति का फोटोन, ऊर्जा का फोटोन, न्यू आवृत्ति है, ये आपतित हुआ यहाँ, ये फोटोन को इस वेव के रूप में दर्शाया गया है, जो कि प्रकाश का बंडल है फोटोन। तो फोटोन को वेव के रूप में दिखाया गया है, प्रकाश को, प्रकाश तरंग भी है, कण भी है। तो ये फोटोन है, एचन्यू ऊर्जा का फोटोन, ये आपतित हुआ धातु के पृष्ठ पर। यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को धातु के सतह तक ला दिया। अब सतह तक आकर इलेक्ट्रॉन, इसके बाद ये सतह तक आ गया, तो ये काज फलन के बराबर ऊर्जा हुआ। काज फलन के बराबर ऊर्जा इसके लिए जरूरी होगी, धातु का काज फलन के बराबर ऊर्जा आवश्यक होगी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने में। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन था पहले, यहाँ उत्सर्जित होकर बाहर निकला, और शेष ऊर्जा ये एचन्यू है। ये एचन्यू ऊर्जा है फोटोन की, जो फोटोन आपतित हुआ है धातु के पृष्ठ पर। तो काज फलन के बराबर ऊर्जा धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने में खर्च होगी। और जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गया तो शेष ऊर्जा, मान लिया शेष ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन अब उत्सर्जित होकर के गतिशील हो गया, तो उसे महत्तम गति ऊर्जा प्रदान करने में खर्च होगा। ये ½ mv², ये महत्तम गति ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन की, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की धातु के पृष्ठ से। इस प्रकार ऊर्जा का दो भाग, ऊर्जा जो है दो भाग में खर्च होगी। एक फोटोन की ऊर्जा, एचन्यू फोटोन है, आपतित फोटोन जो धातु के सतह पर आपतित हो रहा है, ये धातु का सतह है, ये धातु है, ऊपर धातु का सतह है। तो धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा खर्च होगी, न्यूनतम ऊर्जा, जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए, उसको उस धातु का काज फलन कहा जाता है, जिसका संकेत φ0 या W होता है। और जो बची हुई ऊर्जा है फोटोन की, एचन्यू में से तो φ0 खर्च हो गया इलेक्ट्रॉन को धातु के सतह से निकालने में, उसके काज फलन के बराबर। अब जो ऊर्जा बची एचन्यू में से, आपतित फोटोन की ऊर्जा में से, उसका जो बचा हुआ भाग उस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को गतिशील कर देगा ½ mv² से, इसे गतिशील कर देगा। इलेक्ट्रॉन गतिशील होकर यहाँ पहुँच गया और इसे महत्तम गति ऊर्जा मिल गई ½ mv²। तो इस प्रकार आपतित फोटोन की ऊर्जा एचन्यू हुई। एचन्यू जिसे आइंस्टीन ने
मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत के आधार पर समझाया कि प्रकाश बहुत से छोटे छोटे मंडलों जो सतत नहीं होते हैं, असतत होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं, तो उन छोटे छोटे मंडलों से बना है, जिसे वेव पैकेट या फोटोन कहा जाता है। और प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा एच न्यू होती है, जहाँ एच प्लांक की स्थिरांक है तथा न्यू आपतित प्रकाश की आवृत्ति है। ये फोटोन की आवृत्ति है। ये फोटोन आपतित हो रहा है धातु के सतह पर आकर के, तो उसकी आवृत्ति, आपतित प्रकाश की आवृत्ति एच न्यू है। तो यह इसमें दो ढंग से खर्च हुआ। पहला तो फाई जीरो जो काजफलन के बराबर है, वो धातु के अंदर से इलेक्ट्रॉन को धातु के सतह से सतह तक लाकर ले आता है, और शेष भाग जो बचा तो वह इलेक्ट्रॉन को गतिशील कर दिया और महत्तम गति ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को प्रदान किया, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, जिसको ई के मैक्स भी लिखा जा सकता है, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। ये धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा है, जहाँ वी मैक्स इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम चाल है, स्मॉल एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर गति ऊर्जा का सूत्र होता है, और वी मैक्स लगा दिया यहाँ, तो ये महत्तम गति ऊर्जा हो गया। फाई जीरो धातु का काजफलन है, जहाँ फाई जीरो जिस धातु पर आप प्रकाश आपतित हुआ है, धातु का काजफलन ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन को धातु के सतह से उत्सर्जित कराने के लिए। धातु का काजफलन इसे कहा जाएगा। इसे W संकेत से भी सूचित किया जाता है काजफलन को। ये इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लिया जाए। अब यदि न्यू आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान, ये एच न्यू क्या है, फोटोन की ऊर्जा है, ये आपतित फोटोन, धातु के पृष्ठ पर आपतित फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा धातु के पृष्ठ पर आपतित फोटोन की ऊर्जा है एच न्यू इक्वल टू फाई जीरो प्लस हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। फाई जीरो धातु का काजफलन है। अब यदि न्यू आपतित प्रकाश की आवृत्ति, देहली आवृत्ति न्यू जीरो के बराबर है, देहली आवृत्ति, प्रकाश विद्युत प्रभाव के पहला नियम के अनुसार प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का किसी धातु के सतह से उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान देहली आवृत्ति न्यू जीरो से ज़्यादा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। अब न्यू बराबर न्यू जीरो का मतलब है कि अब इलेक्ट्रॉन, अब तो यहाँ न्यू इक्वल टू न्यू जीरो है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुँचेगा गतिशील होकर के, उसकी चाल जीरो हो जाएगी, तो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर जीरो उस सिचुएशन में। तो जब न्यू बराबर न्यू जीरो, इलेक्ट्रॉन सतह तक ही रह जाएगा, उसकी चाल जीरो होगी, महत्तम गति ऊर्जा भी जीरो होगी, तब हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये जीरो हो गया। देयरफॉर अब समीकरण 1 जो है, एच न्यू की जगह न्यू जीरो रखना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर जीरो, तो फाई जीरो का मान आ जाएगा यहाँ पर, एच न्यू जीरो इक्वल टू समीकरण 1 से न्यू इक्वल टू समीकरण 1 में रख दिया जाए, न्यू इक्वल टू न्यू जीरो, तो हाफ एम वी एक्स होगा, न्यू इक्वल टू न्यू जीरो और हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो समीकरण 1 से हमें रिजल्ट मिलेगा एच न्यू जीरो फाई जीरो इक्वल टू एच न्यू जीरो। ये काजफलन का सूत्र भी मिल गया हमको यहाँ, फाई जीरो इक्वल टू एच न्यू जीरो, काजफलन का सूत्र, जो कि धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा के बराबर होती है, काजफलन। तो फाई जीरो मिल गया, चूँकि न्यू की जगह न्यू जीरो पुट कर देंगे तो एच न्यू जीरो हो गया, प्लस फाई इक्वल टू फाई जीरो, और हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर तो जीरो हो गया। जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति जब देहली आवृत्ति के बराबर होगी न्यूनतम आवृत्ति के लिए, तो इलेक्ट्रॉन जो है गतिशील तो नहीं हो पाएगा, धातु के सतह तक ही रह जाएगा, और उत्सर्जन के लिए, उससे निकल करके गतिशील होने के लिए इलेक्ट्रॉन धातु के सतह से जरूरी है कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू का मान न्यू जीरो से, देहली आवृत्ति से अधिक होना चाहिए। अब इस फाई जीरो का वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे समीकरण 1 में, तो हमें आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण मिल जाएगा। समीकरण H1 में एच फाई जीरो इक्वल टू एच न्यू जीरो पुट कर दिया जाता है, तो ये इसको 2 मान लिया जाए, इक्वेशन काजफलन का इक्वेशन हो गया फार्मूला, फाई जीरो इक्वल टू एच न्यू जीरो, एच प्लांक की स्थिरांक न्यू जीरो देहली आवृत्ति है। अब समीकरण 1 में फाई जीरो इक्वल टू एच न्यू जीरो रखने पर एच न्यू इक्वल टू समीकरण 2 से फाई जीरो इक्वल टू एच न्यू जीरो समीकरण 1 में रखा जा रहा है, एच न्यू जीरो प्लस हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, यही आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। और अगर एच न्यू जीरो को बाएं पक्ष में ले आया जाए, LHS में ले आया जाए, एच कॉमन हो जाएगा इसमें, तो एच न्यू माइनस न्यू जीरो इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, और इसे लिखा जा सकता है, और एच न्यू माइनस न्यू जीरो इक्वल टू हाफ 1/2 एम वी मैक्स स्क्वायर, और ये इक्वेशन आपका समीकरण 3, और इसे ही प्रकाश विद्युत समीकरण कहा जाता है। इस समीकरण को प्रकाश विद्युत समीकरण कहा जाता है। एच न्यू माइनस न्यू जीरो
एच न्यू जीरो को बाएं पक्ष में LHS में ले जाया गया और H कॉमन है, तो एच न्यू माइनस न्यू जीरो इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। और यह आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण समीकरण है और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है परीक्षा के दृष्टिकोण से भी, और इसे प्रायः लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। और इसके साथ ही या CBSE बोर्ड में 3 मार्क्स में और डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स में इसे 5 मार्क्स में पूछा जाता है। और इसके साथ आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों को लिखें और आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण या आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण को लिखें, को प्राप्त करें तथा इसकी सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या कैसे की जाती है। तो अब प्रकाश विद्युत समीकरण को हमने प्राप्त किया, एच न्यू माइनस न्यू एच अंडर ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू जीरो इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। यहाँ हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर को E मैक्स भी लिखा जाता है, जो महत्तम गतिज ऊर्जा है प्रकाश, जो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा है धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित होने वाला। अब इसके आधार पर हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या कर सकते हैं सफलतापूर्वक, उसे अब देखेंगे। अब अंत में आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या करना, और इसे आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण के साथ परीक्षा में 12 बोर्ड की परीक्षा में प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों, प्रकाश विद्युत समीकरण के साथ ही पूछा जा सकता है, अक्सर पूछा भी जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों को लिखें, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी अलग से पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में, या प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। और प्रकाश विद्युत समीकरण को प्राप्त करें या लिखें या उसकी सहायता से आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण की सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या करें, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में दोनों को मिलाकर पूछा जा सकता है। तो आइंस्टीन का जो प्रकाश विद्युत समीकरण हमने प्राप्त किया, एच न्यू माइनस एच अंडर ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू जीरो इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, जिसे इक्वेशन 3 में, समीकरण 3 में प्राप्त किया गया था और बोर्ड पर नीचे है भी अभी भी, एच न्यू माइनस न्यू जीरो इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। अब इसके हेल्प से हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों को, इसकी सहायता से, प्रकाश विद्युत समीकरण की सहायता से, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण की सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या सफलतापूर्वक किया जा सकता है। तो अब पहले नियम की व्याख्या हम देखें। पहला नियम था कि किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान, न्यू का मान, आपतित प्रकाश की देहली आवृत्ति, एक निश्चित आवृत्ति, न्यूनतम आवृत्ति से अधिक होना चाहिए, न्यू जीरो से अधिक होना चाहिए, अर्थात न्यू इज ग्रेटर देन न्यू जीरो। तो उसकी व्याख्या करना है, फर्स्ट लॉ, इससे व्याख्या हो पाता है या नहीं, इसे हमें देखना होगा। तो हम इसका उल्टा, जो फर्स्ट लॉ है न्यू इज ग्रेटर देन न्यू जीरो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए, इसका उल्टा अगर हम करके देखें, मतलब न्यू इज कि यदि न्यू इज ग्रेटर देन न्यू इज लेस देन न्यू जीरो होगा तब क्या होगा। तो अगर ऐसा करके हम देखते हैं तो हम आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण की सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव के पहले नियम की व्याख्या, सफल व्याख्या कर पाएंगे, उसे प्राप्त कर सकेंगे। तो यदि फर्स्ट लॉ की व्याख्या के लिए नंबर 1 दे करके, यदि न्यू इज आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान, देहली आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति है, सबसे न्यूनतम आवृत्ति, इससे कम आवृत्ति पर प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होगा धातु के पृष्ठ से। तो यदि न्यू, उस देहली आवृत्ति न्यू जीरो से कम हो तब क्या होगा। तो यदि अब फर्स्ट लॉ है न्यू इज ग्रेटर देन न्यू जीरो, आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान देहली आवृत्ति से अधिक होना चाहिए, तब हम उसका उल्टा लेकर चल रहे हैं कि यदि न्यू आपतित प्रकाश की आवृत्ति, न्यू का मान देहली आवृत्ति न्यू जीरो से कम होगा तो क्या होगा। तो उस स्थिति में क्या होगा कि LHS इस इक्वेशन का एच न्यू अगर न्यू जीरो से कम है तो न्यू माइनस न्यू जीरो जो अंतर है वह ऋणात्मक हो जाएगा। तो बायां पक्ष समीकरण 3 का ऋणात्मक हो जाएगा, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण से का बायां पक्ष। और चूंकि ऊर्जा ऋणात्मक हो नहीं सकती, गतिज ऊर्जा ऋणात्मक हो नहीं सकती है, कार्य ऋणात्मक हो सकता है लेकिन ऊर्जा ऋणात्मक नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि किसी स्थिति में ऊर्जा ऋणात्मक नहीं होगी, जबकि यहाँ पर ऐसा करने से, ऐसा मानने से न्यू इज लेस देन न्यू जीरो, तो यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा है वो ऋणात्मक हो जाएगी आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण से। समीकरण 3 है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण 3 से अब यहाँ पर गतिज ऊर्जा ही ऋणात्मक हो गई, LHS ऋणात्मक हो गया, RHS में हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर है जो महत्तम गतिज ऊर्जा है, तो इलेक्ट्रॉन की जो महत्तम गतिज ऊर्जा है वह ऋणात्मक हो गई इससे, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण से।
LHS ऋणात्मक हो गया तो इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर निगेटिव, और जो कि संभव नहीं है क्योंकि ऊर्जा ऋणात्मक हो नहीं सकती है। महत्तम गतिज ऊर्जा हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर ही ऋणात्मक हो गया, हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर ये ऋणात्मक हो गया, निगेटिव हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है और यह संभव नहीं है क्योंकि गतिज ऊर्जा ऋणात्मक हो नहीं सकती है। यह संभव नहीं है, परंतु यह संभव नहीं है कि गतिज ऊर्जा ऋणात्मक हो जाए, यह संभव नहीं है। अतः संभव क्या है? संभव यही है कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक होना चाहिए, जो हमने उल्टा यहाँ मानकर चला है, ये गलत है, ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए संभव नहीं है तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति, देयरफॉर रिजल्ट हमारा हुआ कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू का मान न्यू जीरो से अधिक होना चाहिए, और यही तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू का मान देहली आवृत्ति न्यू जीरो से अधिक होना चाहिए, और यही तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का पहला नियम है। यह प्रकाश विद्युत प्रभाव का पहला नियम है, मतलब पहले नियम की व्याख्या हो गई। प्रकाश विद्युत प्रभाव की पहले नियम की व्याख्या आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण 3 के द्वारा हो गई, जो कि h न्यू माइनस न्यू जीरो इक्वल टू हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर है। यह प्रकाश विद्युत प्रभाव का पहला नियम है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का पहला नियम की व्याख्या तो हो गई, प्रभाव का पहला नियम है। अब दूसरा नियम पर विचार करें। दूसरा नियम भी एकदम क्लियर है, इससे पहला नियम है। दूसरा नियम है कि आपतित प्रकाश की ये धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित फोटो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की महत्तम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू के समानुपाती होती है। तो यहाँ समीकरण 3 से स्पष्ट ही है, एच प्लांक की स्थिरांक है, तो न्यू माइनस न्यू जीरो समानुपाती हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर से। तो दूसरे नियम की व्याख्या के लिए भी अगर हम देखें समीकरण 3 से, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण से, तो इससे क्लियर है समीकरण 3 से कि न्यू माइनस न्यू जीरो, मतलब न्यू जो है न्यू माइनस न्यू जीरो जो कि डिफरेंस है आवृत्ति का, तो आवृत्ति ही हुआ न्यू माइनस न्यू जीरो, आपतित प्रकाश की आवृत्ति माइनस देहली आवृत्ति, तो आवृत्ति का ही अंतर है, दैट इज आवृत्ति न्यू माइनस न्यू जीरो प्रोपोर्शनल टू हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर। और ये एक दूसरा नियम है, यही तो दूसरा नियम है कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति महत्तम उत्सर्जित धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा के समानुपाती होती है। तो यह दूसरा नियम, तो दूसरे नियम की व्याख्या हो गई। यह प्रकाश विद्युत प्रभाव का दूसरा नियम है, यह प्रकाश विद्युत प्रभाव का दूसरा नियम है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का दूसरा नियम है, दूसरा नियम है। अब तीसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। तीसरे नियम की व्याख्या हो पाती है या नहीं। तीसरा नियम है कि किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है, या कह सकते हैं प्रकाश विद्युत धारा जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों से निर्मित होगी, प्रकाश विद्युत धारा, वह प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। माने प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी तो प्रकाश विद्युत धारा भी बढ़ेगी, और धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ेगी, फोटोन की संख्या बढ़ेगी। लेकिन फोटोन की ऊर्जा एच न्यू, चूँकि आवृत्ति आपतित प्रकाश की आवृत्ति निश्चित है और देहली आवृत्ति न्यू जीरो का मान भी निश्चित है, तो न्यू भी निश्चित है, न्यू जीरो भी निश्चित है, तो आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर फोटोनों की संख्या तो बढ़ेगी, प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन जो उसकी ऊर्जा है, जो कि आवृत्ति भी नियत है, न्यू जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति है वह भी नियत है, एक खास आवृत्ति का प्रकाश डाला गया है, निश्चित है, और न्यू जीरो का मान भी निश्चित है, देहली आवृत्ति का मान भी किसी नियत है, और न्यू का मान भी किसी धातु विशेष के लिए देहली आवृत्ति का भी मान नियत है, और आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू का भी मान नियत है। इससे ऊर्जा तो नियत होगी, लेकिन भले फोटोनों की संख्या बढ़ेगी लेकिन ऊर्जा में कोई नियत परिवर्तन नहीं होगा। ऊर्जा में परिवर्तन न होने का कारण है आवृत्ति का निश्चित होना। तो वैसी स्थिति में प्रत्येक फोटोन के लिए प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा जो होगी, ऊर्जा एच न्यू, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होगी, उस स्थिति में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर वह नियत हो जाएगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ही नियत है, न्यू और न्यू जीरो नियत है, एक किसी खास धातु के लिए न्यू नियत है। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होगी वह नियत होगी, इस समीकरण से स्पष्ट है। क्योंकि LHS जब नियत होगा तो RHS भी हाफ एम बी स्क्वायर एम बी मैक्स स्क्वायर भी नियत होगा। लेकिन फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या, फोटोनों की संख्या तो
जितना इंटेंस रेडिएशन होगा, जितनी प्रकाश की तीव्रता, आपतित प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा होगी, उतना ही फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जन की दर बढ़ेगी, प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा नियत होगी प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की, चूंकि न्यू जीरो का मान नियत है और न्यू भी नियत है, एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश ही उस पर डाला जाता है धातु की सतह पर। इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की दर या प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या वह केवल आपतित प्रकाश की तीव्रता के ही समानुपाती होता है, तीव्रता पर ही निर्भर करता है, आपतित प्रकाश का की तीव्रता पर ही निर्भर करती है, वह उसकी आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। चूँकि आवृत्ति तो नियत है, तो प्रत्येक फोटोन की जो ऊर्जा होगी वो भी नियत होगी, लेकिन फोटोनों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी जब आपतित प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी। तो इस प्रकार तीसरा नियम भी स्पष्ट है। और चौथा नियम के लिए, फोर्थ लॉ के लिए, जो कि यह बतलाता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना जो है या प्रकाश धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन ताक्षणिक घटना है। मतलब आपतित प्रकाश तथा आपतित प्रकाश जब धातु के सतह पर आपतित हुआ, गिरा, डाला गया आपतित प्रकाश को धातु के पृष्ठ पर, और तत्काल उसी समय इलेक्ट्रॉन उससे निकल गया। मतलब आपतित प्रकाश तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई समय की पश्चता नहीं है, कोई टाइम लैग नहीं है। इसलिए, और ऐसा इसलिए कि प्रत्येक फोटोन के द्वारा केवल निश्चित है कि एक इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा, उत्सर्जित होगा। अगर एक फोटोन के द्वारा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता तब हो सकता था कि एक इलेक्ट्रॉन जो है 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा धातु के पृष्ठ से, तब कुछ अधिक समय उसे लगता। लेकिन ऐसा तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि प्रत्येक फोटोन के द्वारा एक ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना है। इसलिए जैसे ही फोटोन गिरेगा, आपतित होगा धातु के पृष्ठ से, उसी समय तत्काल एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना या प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन किसी धातु के पृष्ठ से आपतित प्रकाश डालने के बाद, आपतित प्रकाश को गिराने के बाद उस धातु के सतह पर ताक्षणिक घटना है। तो इसलिए यह भी स्पष्ट, चौथा नियम भी स्पष्ट हो गया। तीसरा भी हो गया कि आपतित प्रकाश की तीव्रता पर इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन की दर धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन की दर निर्भर करेगी आपतित प्रकाश की तीव्रता पर। आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर फोटोन की संख्या बढ़ेगी, फोटोनों की संख्या बढ़ेगी, जिससे प्रकाश विद्युत धारा का मान, संख्या तो बढ़ेगी लेकिन उसकी ऊर्जा नियत होगी, गति ऊर्जा भी नियत होगी। इसलिए प्रत्येक फोटोन की, इसलिए कि देहली आवृत्ति न्यू जीरो का मान किसी धातु विशेष के लिए नियत है और आपतित प्रकाश की आवृत्ति का भी मान नियत है। तो इस प्रकार तीसरा नियम भी हो गया, तीसरा नियम का, और चौथे नियम का भी हो गया कि एक फोटोन द्वारा केवल एक इलेक्ट्रॉन का ही उत्सर्जन होगा, इसलिए यह घटना ताक्षणिक है। तो चौथा नियम हो गया। तीसरा नियम तो हो गया कि ये स्पष्ट है कि आपतित धातु के पृष्ठ पर, आपतित प्रकाश की धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर फोटोनों की संख्या, उत्सर्जित फोटोनों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन उसकी ऊर्जा नियत होगी आपतित प्रकाश की। और ऊर्जा जब बढ़ेगी, फोटोनों की संख्या बढ़ेगी, तो प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा, तो वह तीव्रता के समानुपाती होगा। धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या बढ़ती है, अब बढ़ेगी तो प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा। कि तीव्रता बढ़ने पर उत्सर्जित, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की बढ़ेगी, जिससे प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा। मतलब प्रकाश विद्युत धारा उसकी तीव्रता पर निर्भर करेगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तथा प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा। मतलब प्रकाश विद्युत धारा तीव्रता पर निर्भर करेगी, प्रकाश विद्युत धारा भी बढ़ेगी, प्रकाश विद्युत धारा भी का मान भी बढ़ेगा, प्रकाश विद्युत धारा भी बढ़ेगी का मान भी प्रकाश विद्युत धारा भी बढ़ेगी। यह तो तीसरा नियम की व्याख्या यह कर पाता है कि प्रकाश विद्युत धारा या धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर
प्रकाश की आपतिति पर निर्भर करती है, तीव्रता पर निर्भर करती है, न कि आवृत्ति पर, क्योंकि आवृत्ति तो नियत होता है। और चौथा, एक फोटोन के द्वारा धातु के पृष्ठ पर आपतित एक फोटोन से केवल एक ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। धातु के पृष्ठ पर आपतित एक फोटोन द्वारा, एक फोटोन जो कि प्रकाश फोटोन से बना है, एक फोटोन द्वारा केवल एक इलेक्ट्रॉनों का, एक प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव है। एक प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव है। अतः यह घटना, प्रकाश का उत्सर्जन की घटना, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना या प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना ताक्षणिक है। तो केवल एक फोटोन द्वारा, इस धातु के पृष्ठ पर आपतित एक फोटोन द्वारा केवल एक प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव है। एक प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, केवल एक से अधिक होता तब समय लगता। एक ही फोटोन को दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉनों को निकालना होता धातु की सतह से, तो समय अधिक लगता। लेकिन एक फोटोन केवल एक ही धातु के सतह से केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराता है, इसलिए कोई समय लगने की बात ही नहीं है। इसलिए यह घटना ताक्षणिक है। प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन ताक्षणिक है। धातु के पृष्ठ पर आपतित एक फोटोन द्वारा केवल एक प्रकाश इलेक्ट्रॉन ही उत्सर्जित होता है। अतः स्पष्ट है कि यह घटना प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना ताक्षणिक है। मतलब आपतित प्रकाश जो धातु के पृष्ठ पर आपतित होगा और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई समय पछता, कोई टाइम लैग नहीं होगा। उसी समय, जिस समय इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ पर गिरेगा, आपतित होगा, उसी समय इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो यह जो है चौथा नियम है। केवल अतः प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन धातु के पृष्ठ से घटना ताक्षणिक है। प्रकाश इलेक्ट्रॉन का धातु के पृष्ठ से उत्सर्जन की घटना ताक्षणिक है, जो कि चौथा नियम है। इस प्रकार चौथे नियम की व्याख्या प्रकाश विद्युत प्रभाव की हो गई आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण द्वारा। प्रकाश इलेक्ट्रॉन की घटना, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की घटना ताक्षणिक है। प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन ताक्षणिक, जिस समय प्रकाश गिरा उसी समय उत्सर्जन हो गया, उत्सर्जन ताक्षणिक है, जो कि चौथा नियम है। तो इस प्रकार प्रकाश विद्युत प्रभाव के चौथे नियम की व्याख्या हो जाती है ताक्षणिक। तो इसी के साथ यह पार्ट समाप्त होता है, जो चैप्टर 11 का 12 फिजिक्स का भाग 1 है। थैंक यू वेरी मच।